हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। मतलब राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा तो किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, कौन से सिद्धांत होंगे जो राज्य नीति को निर्देशित करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यह इस सब्जेक्ट पे हमारा पहला लेक्चर है। शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में कहाँ कहाँ इसके बारे में प्रावधान किया गया है, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, इसको हम लोग DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भाग 4 में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान का भाग 4 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको दिया गया है। तो अब हम लोग यह देखते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो यह ध्यान रखिए कि जो भारत में है, हमारे देश में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को आयरिश संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने इसको स्पेनिश संविधान से लिया था। तो सबसे पहले इसका चर्चा कहाँ आता है? स्पेन के संविधान में। स्पेनिश संविधान में सबसे पहले चर्चा आता है और स्पेनिश संविधान से आयरलैंड के संविधान में लिया गया और आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, मतलब DPSP, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार है, इन दोनों को मिलाकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, इस दोनों को मिलाकर संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब अगर कभी भी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कही जाती है, तो इसमें आता है एक तो मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार देता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह राज्य को निर्देशित करता है, राज्य को निर्देश देता है कि जब भी वह नियम बनाए, कानून बनाए या कोई भी पॉलिसी बनाए तो किन सिद्धांतों को वह ध्यान रखे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि राज्य इन सभी को, जो भी यहाँ पर निर्देशक सिद्धांत है, उसको राज्य ध्यान रखेगा। कब? जब कभी भी राज्य कोई कानून बनाएगा या कोई भी नीति बनाएगा। तो जब कभी भी सरकार कोई नीति बनाने जाएगी या कानून बनाने जाएगी तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो भी निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उसको ध्यान में रखेगी और यह प्रयास रहेगा, राज्य हमेशा प्रयास करेगी कि इसका पालन किया जाए, मतलब निर्देशक सिद्धांत को लागू किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि राज्य को ध्यान रखना है, लेकिन क्या यह राज्य पे बाध्यकारी है? तो नहीं है, यह गैर न्याय संगत है। मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार इस चीज़ को लागू नहीं करे, 36 से 51 में जो निर्देशक सिद्धांत है, अगर कानून बनाने के समय या नीति बनाने के समय अगर सरकार उसको लागू नहीं करे, उसको ध्यान में नहीं रखे, तो क्या कोई नागरिक कोर्ट जा सकता है कि वो सीधा सीधा कोर्ट चले जाए ये कहते हुए कि मतलब सरकार इसको लागू नहीं कर रही है तो हम केस कर देते हैं? ऐसा किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं मौलिक अधिकार के केस में ऐसा किया जा सकता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जा रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब बात यह आता है कि जब आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं तो इसकी प्रावधान क्यों किया गया, मतलब इसकी व्यवस्था की क्यों गई? तो इसकी व्यवस्था इसलिए की गई कि संविधान निर्माताओं को यह लगा कि देश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। तो उनका ये था कि हमारे देश में कौन सा राज्य स्थापित करना है? कल्याणकारी राज्य। मतलब जो राज्य होगा वो कल्याण की अवधारणा पे होगी, जो जनता के कल्याण के लिए प्रयासरत रहेगा और राज्य का मोटो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना होगा। तो जब जनता का कल्याण करना होगा तो इसके लिए यह निर्देशक सिद्धांत लाए गए कि जब राज्य निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी तो ऐसे कानून बनाए जाएंगे या ऐसी नीतियाँ बनाई जाएगी जो जनता के कल्याण के लिए होगी। हाँ, लेकिन चूँकि आज़ादी के समय देश में अलग अलग तरह की समस्याएं थी, अलग अलग तरह की चुनौतियां थी, संसाधन कम थे, तो इस वजह से यह हुआ कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, मतलब गैर न्याय संगत बनाया गया। क्या कोई ऐसा ना हो कि किसी चीज़ के लिए कोई कोर्ट चला जाए और राज्य उसी में उलझा रह जाए
और उस समय जो बाकी चीज़ें हैं, जो उस समय की ज़रूरतें हैं, उस पर राज्य ध्यान न दे सके, इसलिए इसको गैर न्यायसंगत रखा गया, जबकि यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पोषित करता है। अब यह है कि अगर इसको रखा गया तो फिर इसके पीछे का फोर्स क्या था? अगर यह कोर्ट जा नहीं सकते तो इसको लागू कैसे क्यों करेगी सरकार? तो संविधान निर्माताओं का ये था कि जब भी इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तो चुनाव के समय सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों ध्यान में नहीं रखा या उसको क्यों अब तक लागू नहीं किया। तो जनता को जवाब चुनाव में देना पड़ेगा। तो इसलिए इसके पीछे यही रखा गया कि जब भी चुनाव में अगर जनता को लगता है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है और नहीं करके गलत कर रही है, तो वह चुनाव में सरकार को बदल देगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं कि आयरिश संविधान से तो लिया गया, लेकिन क्या आज़ादी के पहले भी इसका कहीं प्रावधान था? तो हाँ, इसका सबसे पहले भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह देखा गया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और राज्यपालों को कुछ निर्देश जारी किए गए थे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और राज्यपाल, गवर्नर जनरल देश में, भारत में, और राज्यपाल अलग अलग राज्यों में, इन लोगों को कुछ निर्देश जो है वो जारी किए गए थे, और यह एक तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तरह ही काम कर रहा था। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि हम बार बार यह कह रहे हैं कि राज्य ध्यान में रखेगा, तो राज्य का मतलब क्या है? तो इसको डिफाइन करता है अनुच्छेद 36। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, वह राज्य को डिफाइन करता है, कि राज्य को परिभाषित करता है कि यहाँ राज्य का क्या मतलब होगा। तो जैसा कि मौलिक अधिकार भाग 3 में हम लोग देखे थे कि राज्य का क्या मतलब है, सेम वही मतलब यहाँ पर भी राज्य का होगा। तो भाग 3 के तहत, जिसमें राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं, ऐसी भी संस्थाएं जिसको राज्य की तरफ से कोई भी मदद मिल रही है, किसी भी तरह का फाइनेंस मिल रहा है, वित्त मिल रहा है, वह सभी अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो मतलब भाग 3 के लिए और भाग 4 के लिए, मौलिक अधिकार के लिए, डीपीएसपी के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए, दोनों के केस में राज्य की परिभाषा सेम रहेगी। राज्य की परिभाषा क्या रहेगी? सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसका वर्गीकरण किया गया है। यहाँ ध्यान रखिए कि संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं है, संविधान में कोई भी वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इसके विषय वस्तु और इसकी दिशा के आधार पर लोगों ने, या ये कहें कि समाजशास्त्रियों ने, या फिर ये कहें कि राजनीतिज्ञों ने, इसको 3 भागों में बांटा है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। समाजवादी सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो देश में समाजवाद की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। गांधीवादी वैसे सिद्धांत हैं जो गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाती है। और उदार बौद्धिक ऐसे हैं जो साइंटिफिक हैं और आज के बदलते हुए विश्व में उसको महसूस किया गया, उसकी ज़रूरत है। तो इसके सबसे पहला हमारा आता है समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत से क्लियर है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, वो समाजवाद की विचारधारा को पोषित करते हैं। वो किसको पोषित करेंगे? समाजवाद की विचारधारा को। और यहाँ समाजवाद का मतलब हमारा होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब हो गया जिसमें सरकार भी इन्वॉल्व होगी और जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र भी इन्वॉल्व होगी। तो समाजवाद की विचारधारा को पोषित करता है। जो समाजवादी सिद्धांत है यहाँ पर, वो समाजवाद की विचारधारा को पोषित करता है। और समाजवाद में भी लोकतांत्रिक समाजवाद को, लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार का भी रोल होता है और निजी क्षेत्र का भी रोल होता है। अब यहाँ पर समाजवादी का क्या लक्ष्य होगा? तो समाज में समाजवाद की विचारधारा को पोषित कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो राज्य है वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। और कल्याणकारी राज्य, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका अल्टीमेट गोल क्या है या क्या है, उसका लक्ष्य है। जो लक्ष्य है, अल्टीमेट लक्ष्य, वो क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी? जब सभी को सामाजिक न्याय मिलेगा, सभी को आर्थिक न्याय मिलेगा। तो समाजवादी सिद्धांत जो है वो समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखता है और इससे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और इसके तहत जो समाजवादी सिद्धांत हैं, इसके तहत जो जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 सीधे सीधे कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। अब लोगों के कल्याण को किस तरह से बढ़ावा देगा? तो वो इस तरह से देगा कि जो आय है, इनकम है, लोगों की स्थिति है, किसी की भी जो समाज में स्थिति है, जो सुविधाएं मिल रही हैं या जो अवसर मिल रहे हैं, चाहे एडमिशन में हो, चाहे नौकरी में हो, या चाहे बाकी जगहों पर हो, उसमें जो भी असमानताएं हैं उसको कम करेगा। तो जब राज्य आय असमानता को कम कर देगा, स्थिति असमानता को कम कर देगा, सुविधाओं में जो असमानता है उसको कम कर देगा, अवसरों में जो असमानता है उसको कम कर देगा, तो राज्य क्या कर रहा है? लोगों के कल्याण को ही बढ़ावा दे रहा है। तो अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहता है, और वो बढ़ावा देने के लिए आय, स्थिति, सुविधा और अवसर की असमानता जो है उसको कम करेगा। आगे है हमारा अनुच्छेद 39। यह भी समाजवादी है, और इसके तहत यह किया गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम लोग जैसा कि देखते हैं, आजीविका को लागू करने के लिए ही MG नरेगा आया। इसी तरह से और भी कई तरह के जो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आया। इसी तरह से अभी जो PM स्वनिधि चलता है, PM स्वनिधि, तो ये सभी आजीविका उपलब्ध कराने का ही लक्ष्य है। इसी तरह जैसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में ड्रोन दीदी सुनते हैं, तो ये सभी के सभी क्या हैं? आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की तरफ सरकार का प्रयास है। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। तो इसके लिए सरकार प्रयास की, मनरेगा लाई, SHG लाई, PM स्वनिधि लाई, ड्रोन दीदी, ये सब हुआ। भौतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जाएगा। मतलब जो भी देश में संसाधन है उसका वितरण न्याय संगत तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी खास वर्ग के पास सारे संसाधन हो जाएं। इसी तरह राज्य जो है धन और उत्पादन के साधन के संकेंद्रण को रोकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खास ग्रुप के पास देश की ज़्यादातर संपत्ति चली जाए, या कुछ खास ग्रुप के पास उत्पादन के सभी साधन चले जाएं, तो इसको जो है राज्य रोकेगा। फिर हम लोग देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। तो मतलब अगर कोई भी दो व्यक्ति या स्त्री या पुरुष सेम तरह का काम कर रहा है तो उसको समान वेतन भी दिया जाएगा। इसके बाद जितने भी श्रमिक हैं उससे अगर कोई बलपूर्वक दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके विरुद्ध राज्य काम करेगा, उसके विरुद्ध राज्य कानून बनाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण करेगा, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर को प्रोत्साहित करेगा। तो ये सभी अनुच्छेद 39 के तहत दिए गए हैं। इसी तरह एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39A। इसमें है कि जैसे समान न्याय, सभी को न्याय दिलाने के लिए राज्य प्रयास करेगा, और जो भी गरीब लोग हैं उसको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए नालसा एक्ट आया था। इसके तहत जो है सभी जिलों में एक समूह होता है वकीलों का, जो सभी नागरिकों को, जो भी गरीब व्यक्ति उससे संपर्क करता है उसको कानूनी सहायता फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि जितने भी गरीब हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके लिए नालसा एक्ट आया। समान न्याय को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब मुफ्त कानूनी सहायता गरीबों को भी मिल रहा है तो उसको भी न्याय पाने का अवसर मिलेगा। तो समान न्याय को समाज में बढ़ावा मिल रहा है। आगे देखते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 41 है, जहाँ पर यह है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा, या वृद्धावस्था में होगा, या वह बीमार होगा, या जब वह विकलांग होगा, इस केस में उसको काम दिलाना, शिक्षा दिलाना, सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, यह राज्य करेगी, यह उसका अधिकार होगा। तो जब कभी भी कोई बेरोजगार है, वृद्धावस्था में है, बीमार है या विकलांग है, इन लोगों को भी काम दिलाना, शिक्षा के लिए प्रयास करना और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, यह राज्य करेगी। इसी तरह अनुच्छेद 42 में क्या है कि जो काम, जैसे सभी लोग काम करते हैं किसी न किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, कहीं भी, तो वहाँ पर काम की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो मानवीय हो। मतलब प्रॉपर जगह हो काम करने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ सुविधाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, बाकी चीज़ों की व्यवस्था हो, और न्याय संगत हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप 24 घंटे 36 घंटे काम करवा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो काम के जो घंटे हैं और काम की जो स्थितियाँ हैं वो न्याय संगत हो और मानवीय हो, इसके लिए राज्य काम करेगा। और जो महिलाएं हैं उसके लिए मातृत्व राहत का प्रावधान किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग जानते हैं मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट आया, चाइल्ड केयर लीव का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सभी सरकार ने बनाए बाद में। अनुच्छेद 43
अनुच्छेद 43 कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको जीवन निर्वाह के लिए एक अच्छी मजदूरी मिलेगी और सभ्य जीवन स्तर भी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को 10 रुपये पे मजदूरी करा रहे हैं, 5 रुपये पे मजदूरी करा रहे हैं, इससे नहीं हो सकता है। तो उसको कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलेगी कि वह अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। और साथ ही साथ जो भी श्रमिक है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को भी सरकार सुरक्षित करेगी। अब अनुच्छेद 43 ये कहता है कि जितने भी उद्योग हैं, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो जो भी उद्योग है उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, यह अनुच्छेद 43 कहता है। इसी तरह अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि जो नागरिक हैं उसके पोषण स्तर और जीवन स्तर को सरकार ऊपर उठाने का प्रयास करेगी और इसी के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार का प्रयास करेगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना सरकार का दायित्व होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व होगा। तो जब कभी भी आप ये देखते हैं कि शराबबंदी कहीं पर हो रहा है तो यह शराबबंदी इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 47 के तहत ही चूँकि राज्य का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे, तो शराबबंदी इसी के तहत अनुच्छेद 47 के तहत ही किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।